चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल डिस्कस की। यूरिया फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हुआ है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं उस यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स की। क्या है भी पॉइंट? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये यूरिया साइकिल कहाँ परफॉर्म हुई है, कहाँ चली है ये ऑर्निथिन साइकिल? तो हमारे लिवर सेल्स में, हेपाटोसाइट्स में ना। चलो ठीक है, तो देखो हेपाटोसाइट्स में अगर ये साइकिल चली है यानी हमारे हेपाटर में चली है, लीवर में चली है, समझ रहे हो। और इस साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया गया है। तो भाई अगर पूछा जाए कि बॉडी का सारा अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट करना होता है तो कहाँ आता है? हमारे हेपाटर में आता है। और ये हेपाटर ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, हमारे हेपाटर में आता है सारा का सारा अमोनिया। अब हेपाटर में आएगा कैसे? हेपाटर में आएगा भाई ब्लड के थ्रू, क्योंकि सेल्स ने अमोनिया बनाया और ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड उस अमोनिया को लेकर के हेपाटर के पास आया कि भाई इलाज कर, देख दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हेपाटर के पास ब्लड आता कैसे? हेपाटर के पास आता है ब्लड, हेपाटर की खुद की ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू। और हेपाटर की ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेसल यहां ब्लड लेकर के आती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी ब्लड वेसल है वो? ये है हेपेटिक आर्टरी, क्लियर है। क्योंकि ऑर्गन में ब्लड तो आर्टरी लेकर के आएगी और ये हेपेटिक आर्टरी यहां ब्लड लेकर के आती है, ठीक है। चलो, हेपेटिक आर्टरी हेपेटर के अंदर ब्लड ले आई और इस ब्लड में क्या था? अमोनिया। इस ब्लड में था अमोनिया और इस अमोनिया को यहां हेपाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। किसके, किस फॉर्म में, किस रूप में? यूरिया में। तो यूरिया बन गई हेपाटर के अंदर, यानी ऑर्निथिन साइकिल यूरिया साइकिल चली और हेपाटर में यूरिया फॉर्मेशन हो। चलो, अब अगर पूछा जाए भाई ये यूरिया यहां से कहां पहुंचाई जाएगी, तो हम बात कर रहे हैं जिस सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका मेन ऑर्गन है किडनी और उसी का तो काम है ब्लड से यूरिया निकालना। तो ये पहुंचाई जाएगी किडनी तक कैसे? ब्लड के थ्रू, तभी तो वो ब्लड को फिल्टर करती है, समझ रहे हो। तो यहां से ये किडनी तक कैसे पहुंचाई जाएगी? ब्लड के थ्रू। तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई यूरिया लेकर के जाती है वो कौन सी है? ये होगी इसकी वेन। ये क्या है? हेपेटिक वेन, क्लियर है। हेपेटिक वेन, समझ गए। चलो, हेपेटिक वेन कैसी वेन है? जिसमें यूरिया जा रहा है। क्या जा रहा है? यूरिया जा रहा है, समझ गए। ये है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि तुम लोगों को पूछ ले मैक्सिमम, या फिर ऐसे लिख लो पूरा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां मिलेगी हमें? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होती है? ये नीट का क्वेश्चन था। या फिर इस तरह पूछ ले कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, ये कहां मिलती है हमारी बॉडी में, कहां होता है। या फिर ये पूछ ले मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये कहां होती है। या फिर ये पूछ ले कि भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कहां होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कहां होती है। ये 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं तुम लोगों से। तो बताओ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होगी? अबे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होगी? हमारे ब्लड में यूरिया होती है। कैसे जाती है? जब ये लीवर बनाता है यूरिया को और ब्लड में डालता है तब जाती है। तो और किसी ब्लड वेसल में हो ना हो, ज्यादा हो कम हो कितनी भी हो, बट इस ब्लड वेसल में तो हमेशा यूरिया होगी ही होगी, समझ रहे हो। यानी यही वो ब्लड वेसल है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगी, क्योंकि सारी यूरिया यहां बनती है और यहां से इस ब्लड वेसल के थ्रू निकलती है। तो इस ब्लड वेसल में तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होती है? हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन के अंदर। चलो,
अगर पूछा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो भाई और किसी ब्लड वेसल में अमोनिया हो ना हो, कम हो ज्यादा हो कैसा भी हो, बट एक ब्लड वेसल ऐसी है जिसमें मैक्सिमम अमोनिया होगा। क्यों? क्योंकि वहां वो ब्लड वेसल ऐसी है जो उस अमोनिया को लेकर के आएगी लीवर के पास, और यहाँ इस अमोनिया को इकट्ठा करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जितना अमोनिया बना बॉडी में सारा लीवर में आएगा, और लीवर में अमोनिया आता है इस ब्लड वेसल के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। तो और कहीं हो ना हो, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा अमोनिया होगा ही होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कहाँ होता है? इन हेपेटिक आर्टरी। अबे हेपेटिक आर्टरी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ होगा? यूरिया की सबसे कम अमाउंट। तो एक बात समझो, यहाँ यूरिया फॉर्म होगी, यहां से यूरिया निकली, कहां पहुंची? किडनी तक। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके, यूरिया निकाली जा सके। तो किडनी के अंदर यूरिया निकाल ली जाती है ब्लड से। तो किडनी से जो ब्लड बाहर आ रहा होगा उसके अंदर यूरिया नहीं होगी, मतलब यूरिया सबसे कम होगी, क्योंकि वहीं तो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वहीं तो ब्लड से यूरिया निकाली जाती है। तो वो ब्लड वेसल जो किडनी से बाहर लेकर के आती है ब्लड को, उसके अंदर यूरिया सबसे कम होगी। और ऐसी ब्लड वेसल कौन सी है? ऐसी ब्लड वेसल है भाई हमारी किडनी की वेन, है ना? किडनी से ब्लड बाहर लेकर के आ रही है, वेन। उसे हम लोग कहते हैं रीनल वेन, रीनल वेन। समझ गए? चलो नेक्स्ट, भाई पूछ ले कि मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कहाँ होगा? अमोनिया की सबसे कम अमाउंट कहाँ होगी? बताओ, अमोनिया की सबसे कम अमाउंट। तो बॉडी में हर सेल में अमोनिया बनता है, और वो सारा का सारा अमोनिया लीवर में आता है, लीवर में आते ही उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो और किसी ब्लड वेसल में हो ना हो, कम हो ज्यादा हो अमोनिया, बट एक ब्लड वेसल ऐसी है जिसमें अमोनिया होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वहां कहा जहां वो ब्लड वेसल जुड़ी हुई है, उस ऑर्गन में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहां अमोनिया नहीं होगा, यूरिया तो होगी। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहाँ किया जा रहा है? लीवर में, हेपाटर में। और हेपाटर की वो ब्लड वेसल जिसमें यूरिया होती है, उसमें अमोनिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ सारा अमोनिया आता है बॉडी का और कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्या इसमें अमोनिया होगा? नहीं होगा। समझ गए? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कहाँ होती है? इन हेपेटिक वेन में। चलो, तो हेपेटिक वेन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया होगा, जबकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया हेपेटिक आर्टरी में और मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रीनल वेन में होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकायदा पूछे जाते हैं एग्जैक्टली तुमसे, और ये याद रखने हैं, ठीक है? समझ गए? चलो निपटाओ, हो गया? चलो, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाई यूरिया साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। यूरिया साइकिल में हम लोगों ने दो तरह के इवेंट देखे थे। पहला, पूरी साइकिल के दौरान क्या हुआ था? साइकिल जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त अमोनिया को कन्वर्ट किया गया था, ठीक है? पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट, फिर ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन, आर्जिनिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, वापस ऑर्निथिन, साइकिल चलती रही है ना। तो अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है, समझ रहे हो? यानी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप को 3 अमीनो एसिड्स के थ्रू ट्रांसफर किया गया है। पहले वो अमोनियम फंक्शनल ग्रुप ऑर्निथिन अमीनो एसिड को मिला, फिर सिट्रुलिन में जुड़ा, फिर आर्जिनिन में जुड़ा। तो 3 अमीनो एसिड्स के पास अमोनिया ग्रुप घूम के आया है, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। अमोनिया का ट्रांसफर हुआ है। चलो, एक प्रोसेस है। सेकंड अगर बात करें तो भाई डी एमिनेशन, जहां अमीनो एसिड को तोड़ करके अमोनिया बनाया गया है। अमीनो एसिड को तोड़ करके अमोनिया तो कहां बनता है? बॉडी के हर सेल में बनता है, ठीक है? तो देखो, ये दो प्रोसेसेस डिफरेंस क्रिएट करती हैं। क्या डिफरेंस क्रिएट करती हैं? एक है डी एमिनेशन,
डीएमिनेशन, और एक है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या हुआ है भाई, ये बॉडी के हर सेल में परफॉर्म किया गया है, इन ऑल बॉडी सेल्स, इन ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है। जबकि ट्रांसएमिनेशन सिर्फ हेपाटस में होता है, यानी सिर्फ हेपाटर के सेल्स में, इन हेपेटिक सेल्स ओनली, इन हेपेटिक सेल्स ओनली। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक सेल्स में होता है ये, समझ गए। चलो नेक्स्ट, अगर तुम लोगों से पूछा जाए तो देखो एक पॉइंट कि भाई हेपेटिक सेल्स में ट्रांसएमिनेशन होगा, और ये ट्रांसएमिनेशन होता क्या है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप। क्लियर है, अमोनिया फंक्शनल ग्रुप यानी NH3 फ्रॉम वन अमीनो एसिड, फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अदर, एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पर ट्रांसफर किया जा रहा है अमोनिया फंक्शनल ग्रुप को। ये ट्रांसएमिनेशन है और ये हेपेटिक सेल्स में होती है सिर्फ, समझ गए। क्लियर है, अबे पल्ले पड़ी, चलो लपेटो इसे। थैंक यू, लपेटो लपेटो जल्दी। हो गया, चलो। ये ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन थी, ये दो प्रोसेसेस इस ऑर्निथिन साइकिल से जुड़ी हुई थी। यहाँ ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होता है और इस तरह से हमारे यूरिन का मेन कंपोनेंट यूरिया फॉर्म हुआ है। क्लियर है, इस तरह से क्या हुआ है, यूरिन का मेन कंपोनेंट यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है। चलो अब यूरिया फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया, अब इससे आगे क्या देखना है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यूरिया फॉर्मेशन हो गया, यूरिया फॉर्मेशन यूरिन का मेन कंपोनेंट था, और यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, यूरिन में क्या है क्या नहीं, कितना अमाउंट है, कितना यूरिया है, कितने सोल्ट्स है, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल में यूरिन फॉर्मेशन ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। चलो यूरिन फॉर्मेशन को हम लोगों ने कितने स्टेप्स में निपटाया, अबे कितने स्टेप्स में निपटाया, 3 स्टेप्स में। अगर मैं कहूं तुम लोगों से कि यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली 3 स्टेप्स की नहीं 4 स्टेप्स की प्रोसेस है, तो कैसा लगेगा तुम्हें। सर बुक तो 3 स्टेप की बताती है, चौथा कहां से आ गया भाई। चौथा स्टेप है तो यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म का हिस्सा, बट इसे यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि इस 4th स्टेप का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है यूरिन फॉर्मेशन में, इसलिए इस 4th स्टेप को कंसीडर नहीं किया जाता यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में। हालांकि अलग से पढ़ा जरूर जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, अलग से पढ़ा जरूर जाता है क्योंकि क्वेश्चन देता है ये, बट डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया गया इसे, ठीक है। अब ये ऐसा कौन सा स्टेप है जिसको अछूता रखा गया है, जिसके साथ ये भेदभाव किया गया है, जिसकी रोटी न्यारी पकाई गई है, ये है भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से पढ़ते हो तुम लोग इसे, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो लगाओ पॉइंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अपन डिस्कस करते हैं कि कैसा मैकेनिज्म है ये, किसकी बात कर रहे हैं अपन, काउंटर करंट मैकेनिज्म की। तो देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म,
अब नाम से तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म में होगा क्या। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। काउंटर का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट। करंट का मतलब फ्लो, और मैकेनिज्म का मतलब इस तरह का कोई मैकेनिज्म जहां दो सब्सटेंसेस का फ्लो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट हो, है ना। समझ रहे हो? यानी एक लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है तो एक का फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ हो, ऐसा होता है। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर है? ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ गए? चलो, काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो यहां दो सब्सटेंसेस का, दो फ्लूइड्स का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अब वो दो फ्लूइड्स कौन कौन से हैं और वो किन किन पार्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो यहां कंसिडर किया जाता है ऑपोजिट फ्लो, सॉरी, opposite flow of fluids, opposite flow of fluids present in the two parts of nephron। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स में प्रेजेंट फ्लूइड्स का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, ये काउंटर करंट कहलाता है। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो काउंटर करंट चलता है बिटवीन हेनले लूप, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। अब ये दोनों पार्ट समझ आए कौन कौन से हैं? हम लोगों ने बात की थी कि वासा रेक्टा भी क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल के एक्सटेंशन से बनी हुई कैपिलरी नेटवर्क है ना, जो कि हेनले लूप को रैप अराउंड करती है, हेनले लूप को सराउंड करती है। ठीक है, इसमें और हेनले लूप में दोनों में फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और ये यूरिन फॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, बट वहां डिस्कस नहीं किया जाता, उससे अलग डिस्कस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नेट रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, फिर इसको चलाया क्यों जाता है, होता है क्या यहाँ, वो समझ लेते हैं। इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, यूरिन, इसकी हेल्प से यूरिन को कंसंट्रेटेड किया जाता है। क्लियर है? कैसे कंसंट्रेटेड करने का काम तो हेनले लूप का है, तो इसकी हेल्प से ही हेनले लूप काम करता है, ये समझ लो। ठीक है, समझ लो, इसकी हेल्प से ही हेनले लूप काम करता है। अब कैसे काम करता है, तो देखो ये हम लोग समझेंगे डायरेक्ट डायग्राम बना करके। क्लियर है? समझ गए? तो देखो अब बनाते हैं डायग्राम। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, अपोजिट फ्लो का मैकेनिज्म है। किस किस के बीच में, हेनले लूप और वासा रेक्टा में प्रेजेंट फ्लूइड्स के बीच में। क्लियर? तो बनाओ, एक बनाओ हेनले लूप और एक बनाओ वासा रेक्टा। चलो, चलो ये क्या हो गया, हेनलेज लूप, और इसके चारों तरफ थी इस तरह से वासा रेक्टा। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था ना, वासा रेक्टा इस तरह से चारों तरफ रैप अराउंड है।
अब ये रैप अराउंड थी, हम लोगों ने समझने के लिए इसे खोल लिया है, ठीक है। चलो क्या हुआ है भाई, यहाँ इन दोनों में फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट हुई है, जिसे हम काउंटर करंट कह रहे हैं। क्लियर है, समझना तो इन दोनों के बीच में ही है। हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी वाला, और डीसीटी कनेक्टेड होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट से, तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, समझ गए। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करोगे तो तुम लोग इस तरह से बता सकते हो भाई, इस हिस्से से ऊपर का पार्ट जो है, इस हिस्से से ऊपर का पार्ट जो है जिसमें पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस आते हैं, वो हिस्सा कौन सा है, वो है कोर्टेक्स, और जिसमें हेनले लूप वासा रेक्टा है वो है मेडुला। समझ गए, तो इस तरह से बता सकते हो। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता कैसे है, तो भाई यहां क्या हुआ है, जो फिल्ट्रेट पीसीटी में बना था वो फिल्ट्रेट अब फ्लो करके हेनले लूप में आ रहा है, ठीक है। वो फिल्ट्रेट फ्लो करके हेनले लूप में आ रहा है, हेनले लूप में चलो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। हेनले लूप में फिल्ट्रेट आ रहा है फ्लो करके, और ये फ्लो करता करता इस तरह से बाहर निकल रहा है, समझ गए। और अब इसे, इस फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन कह सकते हैं, समझ रहे हो। अब इसे यूरिन कहेंगे। एक तो ये डायरेक्शन है फ्लो की। सेकंड भाई वासा रेक्टा ने डीसीटी की तरफ से रैपिंग स्टार्ट की थी, और इसमें फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, है ना, इसमें फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो देखो इस तरह की डायरेक्शन है, ये है यहां फ्लो की डायरेक्शन। तो इसी वजह से कहा है कि काउंटर करंट है, ऑपोजिट फ्लो है दोनों तरह, दोनों फ्लूइड्स का, दोनों पार्ट्स के अंदर। क्लियर है। तो देखो किस तरह से यहां फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसका नेट रिजल्टेंट 0 है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो क्या होता है, एक चीज अगर तुम लोगों को याद हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि भाई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ओस्मोलरिटी अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है ना, सबकी होती है, तो हमारी भी वही है। और हम लोग क्या है, ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, हम लोग एक कांस्टेंट ओस्मोलरिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं और बनाए रखते हैं। वो कांस्टेंट ओस्मोलरिटी क्या होगी, अपनी भी 200 से 300 होगी। हम लोग एक फिक्स अमाउंट मान लेते हैं कि भाई अपनी ओस्मोलरिटी, अपने बॉडी फ्लूइड्स की ओस्मोलरिटी, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर साल्ट कंसंट्रेशन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर है, ठीक है। यानी अपनी ओस्मोलरिटी है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, और ये ओस्मोलरिटी हर बॉडी फ्लूइड की है, यानी ब्लड की भी है और ब्लड से बनने वाले फिल्ट्रेट की भी होगी। यानी अब तक पीसीटी में ओस्मोलरिटी 300 मिली ओस्मोल है, ठीक है। तुम लोग कहोगे कि सर पीसीटी से तो बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब किया गया है, सोल्ट्स भी रीअब्सॉर्ब हुए हैं, यहाँ ओस्मोलरिटी चेंज क्यों नहीं हुई, है ना। तो भाई उतने ही सोल्ट यहाँ ट्यूबुलरली सिक्रीट भी तो कर दिए गए, अमोनिया और H+ डाले भी तो हैं, इस वजह से मेंटेन रह जाती है, यहाँ ओस्मोलरिटी 300 ही रह जाती है। चलो फिर क्या होता है, फिर जैसे ही ये फ्लूइड हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए। क्लियर है, डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। तो डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करते ही यहां से वाटर निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, वाटर रिलीज होने लगता है, और ये वाटर रिलीज होकर के कहां जाता है, वासा रेक्टा में, समझ रहे हो। तो यहां भी वाटर कम हो रहा है, जो फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा है उसमें वाटर की अमाउंट कम हो रही है, वाटर की अमाउंट कम हो रही है, हम लोग क्या कह सकते हैं, कंपैरेटिवली साल्ट की अमाउंट बढ़ रही है, साल्ट की अमाउंट बढ़ रही है यानी ओस्मोलरिटी बढ़ रही है। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर थी, ये 400 मिली ओस्मोल हो गई, फिर ये 600 मिली ओस्मोल हो गई,
फिर ये 800 मिलीओस्मोल होगी, फिर ये 1000 मिलीओस्मोल होगी, और ऐसे बढ़ते 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 ये 1200 मिलीओस्मोल होगी। ठीक है, इतनी ओस्मोलरिटी बढ़ गई। अब ओस्मोलरिटी बढ़ी, चलो ठीक है, क्योंकि यहां परमिएबिलिटी थी वाटर के लिए। अब फ्लूइड इंटर कर गया असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब का मेजर पोर्शन है थिक सेगमेंट, और थिक सेगमेंट परमिएबल होता है सोल्ट्स के लिए, तो यहां से सोल्ट निकलने लगते हैं। अब सोल्ट निकलेंगे ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, सोल्ट्स रिलीज हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सोल्ट्स की अमाउंट कम हो रही है। कम हो रही है मतलब ओस्मोलरिटी कम हो रही है। तो ये जो 1200 हो गई थी, ये घट करके 1000 हो जाती है, और फिर ये घट करके 800 हो जाती है, फिर घट करके 600 हो जाती है, फिर घट करके 400 हो जाती है, और ऐसे घटते घटते ये तकरीबन 300 के करीब पहुंच जाती है। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां से फिर सोल्ट रिलीज किए गए, और सोल्ट में मेनली हम कंसिडर करते हैं सोडियम क्लोराइड को, NaCl को। ठीक है, सबसे कॉमन सोल्ट लूण यही तो है। चलो ये है, तो ये सोल्ट्स यहां से वासा रेक्टा में चले गए। हो गया। तो हम लोगों ने फ्लूइड 300 मिलीओस्मोल पे लिया, 300 मिलीओस्मोल पे ही छोड़ दिया। समझ गए, 300 मिलीओस्मोल पे फ्लूइड रिलीज कर दिया। अब 300 मिलीओस्मोल पे रिलीज हो गया, डिफरेंस क्या हुआ भाई, चेंज क्या आया भाई, ओस्मोलरिटी में तो कोई चेंज नहीं आया। फिर चेंज किस में आया, चेंज की पहले इसमें से वाटर निकाल दिया गया, फिर इसमें से सोल्ट निकाल दिया गया, ये चेंज आया है। अब ये निकाले गए वाटर और सोल्ट कहां गए हैं, ये गए हैं वासा रेक्टा में। तो भाई वासा रेक्टा में सोल्ट्स और वाटर इंटर करेंगे तो उसकी ओस्मोलरिटी में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। और वो चेंज क्या होता है, देखो, अब वो बॉडी फ्लूइड जो वासा रेक्टा में है उसकी जनरल ओस्मोलरिटी भी तो 300 ही होगी। जब बॉडी के हर फ्लूइड की ओस्मोलरिटी 300 होती है, इसमें से तो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड की तो 300 होनी ही है। इसकी स्टार्टिंग ओस्मोलरिटी 300 थी, कुछ साल इंटर की ओस्मोलरिटी बढ़ के 400 होगी, कुछ साल और इंटर की ओस्मोलरिटी बढ़ के 600 होगी, कुछ और इंटर की ओस्मोलरिटी बढ़ के 800 होगी। ठीक है, कुछ और इंटर की ओस्मोलरिटी बढ़ के 1000 हो गई, और कुछ और इंटर की तो ओस्मोलरिटी बढ़ के 1200 होगी। ये है ओस्मोलरिटी कब, वासा रेक्टा में, जब इसमें सोल्ट्स इंटर कर रहे थे, है ना। चलो, अब सोल्ट्स का तो टाइम हो गया खत्म, अब डिसेंडिंग लिम्ब शुरू होता है, किसका, हेनले लूप का, और वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब शुरू होता है। इसमें क्या होता है, वाटर सिक्रीट किया जा रहा है। अब भाई वाटर की अमाउंट बढ़ रही है, मतलब कंपेरेटिवली साल्ट की अमाउंट घट रही है, साल्ट घट रही है मतलब ओस्मोलरिटी घट रही है, तो क्या होगा, 1200 से ओस्मोलरिटी घट करके फिर से 1000 हो जाएगी, और फिर 1000 से घट करके 800 हो जाएगी, फिर 800 से घट करके 600 हो जाएगी, और फिर 600 से घट करके 400 हो जाएगी, और एट लास्ट इतना वाटर आ चुका होगा कि ओस्मोलरिटी 300 हो जाती है। समझ गए। तो वासा रेक्टा में हम लोगों ने फ्लूइड कितनी ओस्मोलरिटी पे लिया था, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर पे, और कितनी ओस्मोलरिटी पे छोड़ा है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर पे, है ना। यही किया है ना, यही किया है। तो क्या कह सकते हैं ना हम लोग कि इसकी ओस्मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आया, है ना, इसकी ओस्मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आया, है ना। ओस्मोलरिटी में चेंज नहीं आया मतलब नेट रिजल्टेंट तो 0 है, ना तो हेनले लूप की ओस्मोलरिटी में कोई चेंज आया है, ना ही वासा रेक्टा की ओस्मोलरिटी में कोई चेंज आया है। तो फिर ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज्म चलाया क्यों गया, इस मैकेनिज्म से एक बेनिफिट हुआ है, वो क्या है ये तुम लोग देखने की कोशिश करो। मतलब इस प्रोसीजर को फॉलो करने से, इस प्रोसीजर को रन करने से क्या बेनिफिट हुआ है ये तुम लोग बताओ। इस प्रोसीजर को रन करने से एक सिंगल बेनिफिट हुआ है कि भाई पहले तो यूरिन में से वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, पहले तो यूरिन में से वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, और फिर यूरिन में से सोल्ट रीअब्सॉर्ब कर लिए गए। तो भाई यूरिन में से वाटर और सोल्ट की अमाउंट कम कर दी हम लोगों ने, यानी आफ्टर ऑल यूरिन की अमाउंट कम कर दी, है ना।
आफ्टर ऑल यूरिन की अमाउंट कम कर दी, समझ गए, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी। तो जहां 180 लीटर यूरिन बनना था, क्योंकि फिल्टर रेट इतना ही बनता है, वहां 1.5 लीटर यूरिन बना है। तो क्या इससे इतनी अमाउंट में कमी आ जाती है? नहीं, इतनी नहीं आती। इतना या ये पूरा मैकेनिज्म, पूरा नेफ्रॉन, पीसीटी की रीअब्जॉर्प्शन, ये मैकेनिज्म और डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट वाली मिल करके करती हैं, ठीक है। इससे डिफरेंस जरूर होता है, इससे कुछ न कुछ कमी जरूर आती है अमाउंट में। जब इतना वाटर निकलेगा फिर सोल्ट निकलेंगे, समझ गए। तो टोनिसिटी तो चेंज नहीं हुई, बट अमाउंट बहुत कम होगी, है ना। चलो, अब जो फ्लूइड यहाँ डीसीटी में आ गया, हम लोगों ने कहा था डीसीटी भी आइसोटोनिक रहती है और ये फ्लूइड इंटर कर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में हम इसे यूरिन कहेंगे, और कलेक्टिंग डक्ट भाई खुद परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, यहां से और वाटर निकलेगा, क्लियर है। यहां से बहुत ज्यादा पानी निकाला जाएगा, कतई भीग भिगा जाएगी, इतना पानी निकलता है। तो भैया वाटर रिलीज किया जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी में तो चेंज आएगा। वाटर की अमाउंट कम, कंपैरेटिवली साल्ट की अमाउंट ज्यादा, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये 300 से बढ़ करके 400 हो जाती है, 400 से बढ़ करके 600 हो जाती है, 600 से बढ़ करके 800 हो जाती है, 800 से बढ़ करके 1000 हो जाती है, 1000 से बढ़ करके 1200 हो जाती है, ठीक है। ये होता है, समझ गए। तो क्या कलेक्टिंग डक्ट से सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट से सोल्ट भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, बट बहुत कम। और वो सोल्ट कौन सा है? वो सिर्फ एक सोल्ट है, वो है यूरिया। यहां से यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है भाई? देखो, हमारी बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है। अगर वो मेंटेन नहीं रही तो दिक्कत आ जाएगी। तो भाई सोल्ट अगर हम लोगों को कोई और ना मिले, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे सोल्ट ना मिले, यूरिया भी तो एक सोल्ट ही है। पानी कितना ही गंदा हो, आग तो बुझा ही देगा। यूरिया में तो एक सोल्ट, ऑस्मोलैरिटी तो मेंटेन कर ही देगी, इसलिए इसे इस फ्लूइड में लाया जाता है। यहाँ कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है भाई? यहाँ प्रेजेंट है मेडुला का फ्लूइड। अब ये मेडुला का फ्लूइड है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये मेडुला का फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है? ये मेडुला का फ्लूइड है, ये यहाँ यहाँ इनके बीच में प्रेजेंट होता है, एनले लूप वासा रेक्टा के बीच में। और इस मेडुला के फ्लूइड को हम लोग कहते हैं MIF, क्लियर है। इसे क्या कहेंगे? MIF, समझ गए। MIF क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है MIF? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, समझ गए। तो MIF में आ जाता है यूरिया। भाई यूरिया आ जाता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है। कई बार यूरिया ज्यादा आ जाता है, तो क्या करते हैं? इस यूरिया को उठा करके, इस यूरिया को उठा करके यहाँ हेनले लूप में डाल दिया जाता है, समझ गए। इस यूरिया को उठा करके यहाँ हेनले लूप में डाल दिया जाता है, और अगर ज्यादा आ जाएगा तो ये सारे मैकेनिज्म यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म, ये सारे प्रोसीजर यहाँ फॉलो किए जाते हैं। यानी ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म का नेट रिजल्टेंट 0 है। 300 पे लिया, 300 पे छोड़ दिया, 300 पे लिया, 300 पे छोड़ दिया, चाहे एनले लूप में हो चाहे वासा रेक्टा में हो, ठीक है। बट जो काम हुआ है, जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है, वो क्या है? वो फंक्शन है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब कर ली गई और एक लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, समझ गए। वाटर और सोल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, इसलिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाया गया, समझ गए, क्लियर है। चलो लपेटो इस डायग्राम को, जल्दी जल्दी से निपटाओ। वह जल्दी निपटाओगे? बना लिया तुम लोगों ने डायग्राम? बना लिया? चलो।
चलो, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म था, ठीक है। ये मैकेनिज्म दो पार्ट्स के बीच में परफॉर्म किया गया है। किसके बीच में? हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में। तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स निपटा लेते हैं अपन, ठीक है। इससे जुड़े हुए पॉइंट्स क्या है? तो पहली चीज भाई, यहाँ हेनले लूप भी फंक्शन कर रहा है और वासा रेक्टा भी फंक्शन कर रही है। क्या फंक्शन कर रहे हैं भाई? वाटर और सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग निपटाते हैं एक बेसिक सा पॉइंट। हम लोगों ने कहा कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है MIF के लिए, है ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी बनाए रखने के लिए। तो इसको लिखते हैं अपन, MIF लिखा है हम लोगों ने सिर्फ। तो MIF है क्या? MIF क्या है? MIF लिखो, ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये, क्लियर है? MIF है, समझ गए। और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्लियर है? टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी यूरिया, या फिर a small amount of urea, a small amount of urea is reabsorbed. इसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखने के लिए अब कुछ अमाउंट यूरिया रीअब्सॉर्ब की जाती है इसके अंदर, ठीक है। रीअब्सॉर्ब्ड इन इट, रीअब्सॉर्ब्ड इन इट, क्लियर है इसके अंदर। चलो ये हो गया MIF। नेक्स्ट भाई देखो, एक चीज हम लोगों ने देखी कि इस पूरे प्रोसीजर में स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेट बना था PCT वाला, है ना, उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और एंडिंग में जो यूरिन बना था कलेक्टिंग डक्ट के एंडिंग पार्ट में, उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी थी? डायग्राम में देखो कितनी थी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो कहां 300 मिली ऑस्मोल वाला इनिशियल फिल्ट्रेट था, कहां 1200 मिली ऑस्मोल वाला यूरिन बना है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? यूरिन इज 4 times more concentrated, 4 times more concentrated than initial filtrate. इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्लियर है? इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है क्या? यूरिन, समझ रहे हो? क्लियर है? ये पॉइंट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलो अब भाई हम लोगों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस किया जो दो पार्ट्स के बीच में परफॉर्म हो रहा है, और ये दो पार्ट हेनले लूप वासा रेक्टा है। तो इन दो पार्ट्स को कुछ टर्म्स दी जाती हैं। क्या टर्म्स हैं? एक टर्म है कि इनमें से एक पार्ट है जो काउंटर करंट को, ठीक है, काउंटर करंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है जो इस काउंटर करंट को एक्सचेंज कर रहा है, काउंटर करंट एक्सचेंजर, समझ रहे हो? दो पार्ट है और ये दोनों पार्ट हेनले लूप वासा रेक्टा ही है। तो बताओ कौन सा पार्ट काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, कौन सा एक्सचेंजर है? मल्टीप्लायर कौन है? मल्टीप्लायर है हेनलेज लूप, क्लियर है? हेनलेज लूप। और एक्सचेंजर जो बच गया यानी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? एक्सचेंजर है, काउंटर करंट एक्सचेंजर है, समझ गए? ये है
काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर। यूरिन 4 टाइम कंसंट्रेटेड होता है इनिशियल फिल्ट्रेट की बजाय, और MIF में मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिन की एक छोटी सी अमाउंट रीअब्जॉर्ब, यूरिया की छोटी सी अमाउंट रीअब्जॉर्ब की जाती है। ये पॉइंट है, निपटाओ इन्हें, निपटाओ इन्हें, हो गया। चलो, तो ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ कंप्लीट होता है, और अब अपन एक छोटा सा पॉइंट और है वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? नेफ्रॉन पे। अबे क्या अकेला नेफ्रॉन काउंटर करंट मैकेनिज्म चला सकता है? नहीं, जब तक इफरेंट आर्टेरियोल से बनी हुई वासा रेक्टा नहीं होगी तब तक काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं चलेगा। तो यहाँ सारा सब कुछ डिपेंड कर रहा है वासा रेक्टा की प्रेजेंस पे। वासा रेक्टा क्या है? ब्लड वेसल की एक ब्रांच है। तो हम लोग यही देख लेते हैं भाई किडनी की ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है। यहाँ बहुत हमारे घोपचोप मिली है, बहुत गोलमाल मिला है यहाँ सौदे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, एक अलग सा पॉइंट है ब्लड सप्लाई टू किडनी की, ठीक है। किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे होती है? ब्लड सप्लाई टू किडनी, क्लियर है? तो देखो किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे होगी। सबसे पहले हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्जेस्ट आर्टरी यानी मेजर आर्टरी यानी ओर्टा निकलती है, क्लियर है। और ये ओर्टा क्या करती है? ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं आर्टरीज, क्लियर है, आर्टरीज। और ये आर्टरीज भी, आर्टरीज इंटर करती है ऑर्गन्स में, और ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अब इनकी फर्दर ब्रांचेस होनी चाहिए आर्टेरियोल, बट नहीं, यहाँ थोड़ी सी कंसिक्वेंसी है। यहाँ आर्टेरियोल से पहले एक और ब्रांच बनेगी जिसे हम लोग कहते हैं अर्क्यूएट आर्टरी, क्लियर है। और ये आर्टरी हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं, किडनी के लिए आई है ना। इस आर्टरी को हम लोग कह देते हैं ये रीनल आर्टरी है, क्लियर है। ये कौन सी आर्टरी है? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी की ब्रांच अर्क्यूएट आर्टरी होती है, क्लियर है। तो आर्टेरियोल बनने से पहले अर्क्यूएट आर्टरी बनी है, और अब इस अर्क्यूएट आर्टरी से आर्टेरियोल बनेंगे, आर्टेरियोल बनेंगे, क्लियर है। आर्टेरियोल में ही आ जाएंगे एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, वासा रेक्टा वगैरह 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 सब कुछ, ठीक है। चलो, ये हुआ है। अब ये आर्टेरियोल जो है ना, यही बनाते हैं वो पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब आर्टेरियोल में एफरेंट आ गया फिर इफरेंट आ गया, दोनों तरह के आर्टेरियोल। अब आर्टेरियोल आगे जाकर के बनाएंगे क्या? अबे इफरेंट आर्टेरियोल क्या बनाता है? अभी लोग तो बोला मैंने वासा रेक्टा और कैपिलरी नेटवर्क, तो वो भी लिख लेते हैं। इनसे बनते हैं वासा रेक्टा और एंड करके लिखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बन गया, पीसीएन बन गया। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ही फिर फर्दर क्या करते हैं, यहीं से ये वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की कंबाइन होकर के बनाते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। और ये वेन्यूल्स फिर बनाते हैं वेन, बट वेन बनाने से पहले एक छोटी वेन बनती है, एक ब्रांच बनती है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं अर्क्यूएट वेन, अर्क्यूएट वेन बनती है। और अब इस अर्क्यूएट वेन से बनेगी रीनल वेन, क्लियर है, रीनल वेन। और रीनल वेन इंटर करती है वेना कावा में, जो कि मेजर वेन है, और वेना कावा इंटर करती है हार्ट के राइट ऑरिकल में, क्लियर है। ये है किडनी की ब्लड सप्लाई। तो यहां नॉर्मल ब्लड सप्लाई की बजाय कुछ टर्म्स स्पेशल आई है। क्या है? जैसे एक आई है अर्क्यूएट आर्टरी,
ये नॉर्मल ब्लड सप्लाई में देखने को नहीं मिलती हमें। एक आई है अर्क्यूएट वेन, ये भी नॉर्मल ब्लड सप्लाई में देखने को नहीं मिलती हमें, है ना। ये इंपॉर्टेंट आए हैं। और एक पार्ट इंपॉर्टेंट आया है ये वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वाला, ठीक है, ये है। तो ये तीन पार्ट इस ब्लड सप्लाई के फंक्शन के इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझ लो, इन्हें नोट कर लो, इन्हें लपेट लो, भूलने नहीं चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये हो गया, लपेटो इसे जल्दी, नोट करो। तो ये है किडनी की ब्लड सप्लाई, ठीक है, हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब भाई अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि ऐसा ऑर्गन बताओ जिसके अंदर अर्क्यूएट वेन और अर्क्यूएट आर्टरी प्रेजेंट है, तो पूरी बॉडी में सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्गन है जहां अर्क्यूएट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सा ऑर्गन है? किडनी, रीनल। तो यानी अर्क्यूएट ब्लड वेसल्स सिर्फ इसी ऑर्गन में होती है, ये इस ऑर्गन की स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। चलो अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाई किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके फंक्शंस हो गए, किडनी के फंक्शन हो गए, सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हम लोगों ने। अब समझते हैं कि भाई किडनी के ये फंक्शंस रेगुलेट कैसे होते हैं, यानी किडनी कैसे रेगुलेट होती है, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट होता है, ये बात कर लेते हैं। तो लगाओ पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी का रेगुलेशन पढ़ना है हमें कि किडनी के फंक्शन कैसे रेगुलेट होते हैं। तो भाई ये रेगुलेशन तीन टाइप का होता है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कर रहा है। अब ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और ये कैसे रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है भाई, इसको अगर मोर करेक्ट कहूं तो ये होगा बाय एडीएच, एडीएच हार्मोन के थ्रू, है ना। और एडीएच वाली रेगुलेशन तो अगर तुम्हें याद हो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पहले टाइप की रेगुलेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस वाली हम लोग पहले ही। चलो फिर और सेकंड टाइप की रेगुलेशन है बाय जेजीए, बाय जेजीए, ठीक है। और थर्ड टाइप की रेगुलेशन है बाय एएनएफ। तो तीन तरह की रेगुलेशन होती है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, जेजीए रेगुलेट करता है और एएनएफ रेगुलेट करता है। तीन तरह की रेगुलेशन है हमारे किडनी फंक्शंस की, समझ गए। अब हाइपोथैलेमस वाली हम लोग पढ़ चुके हैं, जेजीए और एएनएफ हमें पढ़ना है। और जेजीए एएनएफ यही अगर मैं कहूं ना तुम लोगों को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन यही है, ठीक है। और इसमें भी, इन दोनों में भी जेजीए वाली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इससे पूछे गए हैं। अब लिख लो ये जेजीए होता क्या है? जेजीए होता है जक्स्टा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कैसे रेगुलेट करता है ये जानना है। अब एएनएफ को भी क्यों छोड़ो, साथ में लपेट लो। एएनएफ का मतलब होता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। क्लियर है, समझ गए ये एएनएफ। चलो इन तीनों से रेगुलेशन होती है किडनी फंक्शंस की, जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस वाला। याद करो किडनी, सॉरी किडनी क्या, याद करो वो कंडीशंस जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, डीसीटी पढ़ी थी ना। उस वक्त कहा था दो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, दो हार्मोन्स में मेनली एडीएच की तो किए हुए कांड पढ़े थे, एडीएच के ही तो फंक्शन पढ़े थे। एडीएच कैसे रेगुलेट करता है, तो वही था हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन, एडीएच द्वारा रेगुलेशन। अब हमें सिर्फ जेजीए और एएनएफ वाला पढ़ना है, ठीक है। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, मिलते हैं कल।